a message, um, and that was possible because of the UPI system that has been built in India, a unified payments interface. It makes it easy for anyone to instantly accept payments across different apps. I think we're working with 140 banks, or it's supported by 140 banks out of the gate. And India is the first country in the world to do anything like this. Non-resident Indians might soon be able to set up a digital UPI account. The National Payments Corporation of India has agreed to allow NRIs in 10 countries with bank accounts in India to set up UPI accounts with their international mobile phone numbers. Banks have been asked. In the past year, there has been a dramatic transformation in the way customers pay this village vendor in North India. We saw the opportunity on top of UPI. In fact, I used the UPI example in other countries around the world. It's remarkable. And, we built Google Pay in India based on the UPI stack. UPI. The UPI. UPI. Reserve Bank along with the National Payments Corporation of India. All the 29 banks who had initially opted for UPI. We just launched WhatsApp payments in India last month. इन सब प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन लेकर आया एनपीसीआई और ऐसा सॉल्यूशन लाया कि जिस तरह यूएसए के सिलिकॉन वैली के पंडित्स और एंटरप्रेन्योर्स क्रिप्टो करेंसी और वेबचेन टेक्नोलॉजी, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की बातें कर रहे थे, दूसरी तरफ पूरी दुनिया यूपीआई की बातें कर रही है एंड उसको अडॉप्ट कर रही है। बचपन में मैं या आप सब भी सोचते होंगे कि अगर हम किसी के बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करते हैं तो डे के लास्ट में बैंक एक वैन भरकर कैश या ट्रक भरकर कैश दूसरे बैंक पहुंचवा देता होगा, बट ऐसा नहीं होता। अपने कस्टमर का डेटा दूसरे बैंक को शेयर नहीं करते थे, उसको एक्सेस नहीं देते ताकि हमारे कस्टमर कॉम्पिटिटर्स के पास न चले। हानि होगी 2011 में ऑन एन एवरेज एक इंसान इंडिया में सिर्फ साल भर 6 डिजिटल ट्रांजैक्शन किया करता था। जब भी हम वर्ड्स इनोवेशन, टेक्नोलॉजी, एडवांसमेंट इनको सुनते हैं, हमारे माइंड में नाम आता है यूएस, यूके जैसे डेवलप नेशन का, जो इन एवरी फील्ड एटलीस्ट टेक्नोलॉजी में इंडिया से बहुत आगे है। बट बहुत लोगों को इंडिया की टेक्नोलॉजी में एक ऐसी चीज, एक ऐसे सिस्टम के बारे में या तो पता नहीं है, अगर उन्हें पता है तो उनको इस बात का रियलाइजेशन नहीं है कि वो कितनी यूजफुल है, कितनी पावरफुल है एंड वो इंडिया के अलावा किसी और नेशन के पास नहीं है। इंडिया इस फील्ड में आज भी एक अनबीटेबल लीडर है। मैं बात कर रहा हूँ यूपीआई की। यूपीआई क्या है? इसमें ऐसा क्या है कि यूएसए इसे हेट करता है? चाइना और सुपर पावर यूएसए के लिए एक थ्रेट बन चुका है। यूपीआई की क्या नीड थी कि इसको इंट्रोड्यूस किया गया? इन सब बातों के बारे में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे आगे। पहले अगर आपको किसी के अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करने होते थे तो आपको एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस से गुजरना पड़ता था। अकाउंट नंबर याद रखना, आईएफसी नंबर, ट्रांजैक्शन चार्जेस, बैंकिंग वेबसाइट पर जाकर लॉग इन करना, साइन अप करना, ओटीपी, वेटिंग टाइम और इन पता नहीं क्या क्या चाहिए होता था अगर आपको फंड्स ट्रांसफर करने हैं किसी के बैंक अकाउंट में। और अगर आप डेबिट कार्ड से शॉपिंग करने जा रहे हो तो आपको 1 to 3% एमडीआर चार्जेस पे करना पड़ता था, जो कि बहुत हाई था। एमडीआर क्या है उसकी बात आगे वीडियो में करेंगे। इन रीजंस की वजह से इंडिया में लोग कैश प्रेफर करते थे। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आपको बताऊं, आपको जानकर हैरानी होगी, 2011 में ऑन एन एवरेज एक इंसान इंडिया में सिर्फ साल भर 6 डिजिटल ट्रांजैक्शन किया करता था। अगर और भी पुराने वक्त की बात करूं तो आपको अगर किसी के अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करने होते थे तो आपको बैंक जाना पड़ता था। बैंक में जाकर वहां पर कैश रजिस्टर मेंटेन होता था जिसमें हाथ से आपकी ट्रांजैक्शन एंटर की जाती थी। आपको पासबुक मेंटेन करनी पड़ती थी, मिनिमम अकाउंट बैलेंस मेंटेन करना, और फिर 2-3 अकाउंटर में धक्के खाने के बाद आपके पैसे ट्रांसफर किया करते थे वो जो बैंक में ऑफिसर बैठे थे। इसलिए लोग कैश प्रेफर करते थे और बैंक में जाकर पैसे ट्रांसफर करना अपना लास्ट ऑप्शन समझते थे। स्मॉल पेमेंट्स तक तो ये सब सिस्टम चल रहा था, बट गवर्नमेंट चाहती थी कि लाखों की पेमेंट, लाखों के ट्रांसफर लोग बैंक के थ्रू करें, ताकि गवर्नमेंट की स्कीम्स के पैसा लोगों तक पहुंच रहा है या नहीं पहुंच रहा है इसका पता चलता रहे। इसलिए आरबीआई ने आईडीआरबीटी से डेवलप करवाया आरटीजीएस, रियल टाइम ग्रोस सेटलमेंट सिस्टम। ऐसी टेक्नोलॉजी में करोड़ों रुपए लगते हैं, इसलिए ये उन लोगों के लिए था जिनको 2 लाख रुपए से ज्यादा पैसे ट्रांसफर करने हैं और इमीडिएटली तुरंत करने हैं। इसमें पर ट्रांजैक्शन को चार्जेस भी लगते थे। बचपन में मैं या आप सब भी सोचते होंगे कि अगर हम किसी के बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करते हैं
तो डे के लास्ट में बैंक एक वैन भरकर कैश या ट्रक भरकर कैश दूसरे बैंक पहुंचवा देता होगा, बट ऐसा नहीं होता। सिर्फ नंबर्स चेंज होते हैं। ये प्रोसेस से होता है। जैसा आपका अकाउंट बैंक के साथ होता है, वैसे बैंक्स का अकाउंट आरबीआई के साथ होता है। बैंक रात में ट्रक भरकर कैश किसी और बैंक को नहीं भिजवाते। बस जो उनका अकाउंट आरबीआई के साथ है उसमें बस नंबर्स चेंज होते हैं। जितने आप पैसे दूसरे के अकाउंट में ट्रांसफर कर रहे हो वो नंबर उतना आपके अकाउंट से माइनस हो जाता है और दूसरे के अकाउंट में जाके वो ऐड हो जाता है। इसे आप पेटीएम वॉलेट जैसा समझ सकते हो। जैसे कि आप पेटीएम वॉलेट से जो आपके पास पैसे हैं वो किसी और को सेंड करते हो तो उतने पैसे आपके पेटीएम वॉलेट में से माइनस हो जाते हैं और सामने वाले के पेटीएम वॉलेट में जाके ऐड हो जाते हैं। लेकिन इन द एंड जो पैसा है वो तो पेटीएम के पास ही रहता है। इसी तरह सारे बैंक्स का अकाउंट आरबीआई के साथ होता है। एंड में हिसाब और सारी कैलकुलेशन आरबीआई करता है। इस पूरे प्रोसेस में आरबीआई एक मीडिएटर या मिडल मैन के तौर पर काम करता है। क्योंकि सारे बैंक्स आपस में कॉम्पिटिटर होते हैं, वो अपना डेटा शेयर नहीं करते। लेकिन इन सब बैंक्स को आरबीआई पे ट्रस्ट है कि ये बैंक्स का डेटा इधर से उधर लीक नहीं करेगा एंड अनबायस होता है। आरबीआई 2004 में आरटीजीएस लेकर आया ताकि लोग इजीली ऑनलाइन एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में पैसा ट्रांसफर कर सके। लेकिन ये सिस्टम 2 लाख रुपए की अमाउंट से ऊपर के लिए था। इसलिए जल्दी आरबीआई को रियलाइज हुआ कि एक ऐसा सिस्टम स्मॉल पेमेंट्स के लिए भी होना चाहिए। इसलिए 2005 में अगले साल ही आरबीआई लेकर आया एनईएफटी, जिसमें कोई लिमिट नहीं थी। आप 1 रुपया भी किसी के अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हो। बट इतनी स्मॉल ट्रांजेक्शन को ट्रांसफर करने में टेक्नोलॉजी में पैसा खर्च होता है। इसलिए एक रूल लाया गया कि बैंक्स 30 मिनट तक वेट करेंगे। 30 मिनट के अंदर जितनी भी एनईएफटी ट्रांजेक्शन है वो एक साथ बैचेस में ट्रांसफर की जाएंगी वेरीफाई करने के बाद। पहले ये 1 आवर था बट अब 30 मिनट है। इसलिए जब एनईएफटी से आप पैसा ट्रांसफर करते हो तो 30 मिनट बाद अकाउंट में पैसा आता है। एक दिन में 48 ग्रुप्स एनईएफटी के बनाकर पैसा ट्रांसफर होता है। अभी भी आरबीआई को लगा इंडियन पॉपुलेशन डिजिटल पेमेंट से इतना कनेक्ट नहीं कर पा रहा है और ये जो प्रोसेस था अभी भी इतना हैंडी भी नहीं था और अभी भी थोड़ा कॉम्प्लेक्स था। इसलिए 2008 में आरबीआई एक ऑर्गेनाइजेशन ही ले आया मुंबई में, दैट इज एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। एनपीसीआई एक नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जिसका ऑब्जेक्टिव इंडिया में एक रोबस्ट एंड पेमेंट सेटलमेंट सिस्टम बनाना है जो कि इजी टू एक्सेस हो और इजी टू ऑपरेट हो लोगों के लिए। ये ऑर्गेनाइजेशन कुछ बैंक्स मिलकर चलाती है और ऑपरेट करती है। इनिशियली इसमें 10 बैंक्स इंक्लूड थे, एसबीआई, एचडीएफसी, पीएनबी और भी इनके जैसे बैंक्स इंक्लूड थे। बट अब इसके जो प्रोमोटर्स हैं या शेयर होल्डिंग जो है वो 13 पब्लिक सेक्टर बैंक, 15 प्राइवेट सेक्टर बैंक, एक फॉरेन बैंक और 10 कोऑपरेटिव बैंक्स और 7 रूरल रीजनल बैंक्स के पास है। आरबीआई ने इंडिया के डिजिटल पेमेंट सिस्टम की रिस्पॉन्सिबिलिटी एनपीसीआई को सौंप दी। इसलिए एमपीसीआई 2010 में लेकर आया आईएमपीएस, इमीडिएट पेमेंट सिस्टम। आईएमपीएस से आप तुरंत पैसे ट्रांसफर कर सकते हो और मोबाइल के बटन प्रेस करने जैसा इजी और इजी टू एक्सेस और इजी टू ऑपरेट एक ये सिस्टम था और आप बटन प्रेस करते ही दूसरे के अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर पाते। आईएमपीएस को यूज करने के लिए आपको फोन एंड उसकी एमएमआईडी की जरूरत होती है। आईएमपीएस की टेक्नोलॉजी में आपके मोबाइल की जो सिम है उसको बेस बनाकर आपकी वेरिफिकेशन की जाती है और सिम भी होनी चाहिए जो आपके बैंक अकाउंट से लिंक्ड हो। इसलिए आप देख सकते हो जब भी आप अपने मोबाइल में कोई ऐसी सिम यूज करते हो जो आपके बैंक अकाउंट से लिंक नहीं है, आप अपने मोबाइल में कोई भी बैंकिंग ऐप यूज नहीं कर पाते हो। जिस तरह एनईएफटी, आरटीजीएस आरबीआई चलाता है उसी तरह आईएमपीएस एनपीसीआई चलाता है। आईएमपीएस से आप 2 लाख से कम रुपए की अमाउंट की ट्रांजेक्शन आप तुरंत ऑनलाइन कर सकते हो। अब ये लिमिट 5 लाख कर दी गई है। अब आप देखिए, अगर आपको 2 लाख से ज्यादा पैसे ट्रांसफर करने हो तो आरटीजीएस है। अगर आपको 2 लाख रुपए से कम पैसे ट्रांसफर करने हो और आप 30 मिनट तक वेट कर सकते हो तो एनईएफटी है। अगर आपको 2 लाख रुपए से कम पैसे ट्रांसफर करने हैं एंड तुरंत करने हैं एंड आपको अपने मोबाइल ऐप से करने हैं, आपको मोबाइल फोन से करने हैं तो आईएमपीएस है। बट अभी भी प्रोसेस थोड़ा कॉम्प्लेक्स था। आपको बैंक अकाउंट नंबर, आईएफसी नंबर याद करना पड़ता था, बैंक की वेबसाइट पे जाना पड़ता था, वहां पे ओटीपी डालना और भी दूसरी अनोइंग चीज आपको करनी पड़ती थी पैसे ट्रांसफर करने के लिए। इन सब में आपने एक चीज नोटिस नहीं की होगी कि आप मर्चेंट को अभी भी पैसे ट्रांसफर नहीं कर सकते। आप किसी दुकान पे जा रहे हो, कहीं मॉल में जा रहे हो और आपको किसी मर्चेंट को पेमेंट करनी है जो आपने सामान खरीदा है उसके बदले, तो आप उसको पेमेंट अभी भी नहीं कर सकते हो। आप सिर्फ डेबिट कार्ड से स्वाइप करके अपने सामान जो आपने खरीदा है उसकी पेमेंट मर्चेंट को कर सकते हो। अगर आप डेबिट कार्ड यूज करते हो
तो उस पे आपको कुछ पर ट्रांजेक्शन चार्जेस देने पड़ते थे, जो बहुत हाई होते हैं, 1 से 3% के बीच में, जिसे MDR बोलते हैं, मर्चेंट डिस्काउंट रेट। प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन लेकर आया NPCI, और ऐसा सॉल्यूशन लाया कि जिस तरह यूएसए के सिलिकॉन वैली के पंडित्स और एंटरप्रेन्योर्स क्रिप्टो करेंसी और वेबचेन टेक्नोलॉजी, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की बातें कर रहे थे, दूसरी तरफ पूरी दुनिया यूपीआई की बातें कर रही है एंड उसको अडॉप्ट कर रही है। देखिए, यूपीआई भी सेम आर्किटेक्चर और टेक्नोलॉजी पर काम करता है जिस पर आईएमपीएस करता है, बस इसमें कुछ पॉइंट्स डिफरेंट है। जैसे कि आपको बैंक अकाउंट नंबर, आईएफएससी नंबर याद नहीं रखना पड़ता, उसके बदले आपको एक वीपीए, दैट इज एक वर्चुअल पेमेंट एड्रेस दे दिया है, जिसे हम यूपीआई आईडी भी बोलते हैं, जो आपके बैंक अकाउंट से लिंक होती है। अब आपको बेनिफिशियरी ऐड नहीं करना पड़ता, बस आपको यूपीआई आईडी चाहिए या फोन नंबर चाहिए किसी को पैसे ट्रांसफर करने के लिए। एनपीसीआई ने यूपीआई का स्ट्रक्चर दूसरे ऐप्स जैसे पेटीएम, फोन पे और गूगल पे से भी शेयर किया, ताकि पूरी इंडिया में फैल जाए, और सिर्फ अपने तक सीमित नहीं रखा ताकि इसका हाल बीएसएनएल जैसे का ना हो जाए। उसके बाद ध्यान रखा कि कोई एक ऐप सारे कस्टमर्स अपने पास रखकर मोनोपोली ना बना ले, कैशबैक्स देकर और बाकी ऑफर देकर सारे कस्टमर अपने पास ना रख ले। इसलिए एनपीसीआई ने कहा कि कोई भी ऐप अपने पास सिर्फ 30% यूपीआई कस्टमर रख सकता है। पहले अगर आपको बैंक से पैसे निकालने होते थे या एटीएम से विड्रॉ करने होते थे, तो अगर आपके पास एचडीएफसी बैंक का डेबिट कार्ड, एटीएम कार्ड है, तो आप एचडीएफसी के एटीएम में ही जाकर पैसे विड्रॉ कर सकते थे, क्योंकि बैंक्स आपस में कॉम्पिटिटर्स होते हैं एंड वो अपना डेटा, अपने कस्टमर का डेटा दूसरे बैंक को शेयर नहीं करते थे, उसको एक्सेस नहीं देते थे, ताकि हमारे कस्टमर कॉम्पिटिटर्स के पास ना चले जाए। इसलिए बैंक्स आपस में दूसरे को अपना डेटा, कस्टमर्स का एक्सेस नहीं देते थे, इसलिए ट्रांजेक्शन भी आपस में अप्रूव नहीं करते थे। इसका सॉल्यूशन निकाला नेटवर्क कंपनीज ने, जैसे कि वीजा एंड मास्टर कार्ड। इन सब कंपनियों को नेटवर्किंग कंपनीज बोला जाता है। इन्होंने बैंक से जाकर कहा कि इस तरह तो आपको पूरे इंडिया में एटीएम लगाने पड़ेंगे एंड उस पर बहुत खर्चा भी होगा, इसलिए आप अपने कस्टमर्स का डेटा हमें दे दो। हम जब भी कोई कस्टमर आएगा एटीएम पर अपने पैसे निकालने, हम उसकी डिटेल्स वेरीफाई करेंगे एंड आपको रिक्वेस्ट सेंड कर देंगे, बस आप उसको अप्रूव कर देना। हम किसी बैंक का डेटा किसी और से शेयर भी नहीं करेंगे एंड आपकी डिटेल्स, आपके कस्टमर्स की डिटेल्स हमारे पास सेफ रहेंगी। बट बस हम इसका पर ट्रांजेक्शन आपसे कुछ चार्जेस लेंगे, जिसे हम एमडीआर भी बोलते हैं, मर्चेंट डिस्काउंट रेट। सिमिलरली इन कंपनियों ने मर्चेंट्स पर, दुकान वालों पर स्वैप मशीन दे दी, जिससे कि भी कोई भी कस्टमर आए, किसी भी बैंक का एटीएम, वो स्वैप मशीन से स्वैप करके सामान खरीद के पेमेंट कर सकता है। लेकिन इस पर इन्होंने 1 से 3% तक चार्जेस लगाए पर ट्रांजेक्शन, जिसे हम एमडीआर या मर्चेंट डिस्काउंट रेट बोलते हैं, जो कि बहुत हाई था। मतलब अगर मर्चेंट 1,000 रुपए का सामान बेचता है और जो उसका कस्टमर है वो स्वयं मशीन से अपना कार्ड स्वाइप करके 1,000 रुपए पे करता है, मर्चेंट को, जो दुकान वाला शॉपकीपर है, उसको 20 रुपए इन वीजा या मास्टर कार्ड कंपनी को देने पड़ते थे, जिससे कि जो छोटे बिजनेसेस थे, स्मॉल बिजनेसेस पर बहुत अफेक्ट आता था। इसलिए एनपीसीआई ये देखने के बाद 2012 में रुपे कार्ड लेकर आया, उसके बारे में तो बात करेंगे ही करेंगे, और 2016 में यूपीआई लेकर आया। यूपीआई से आप तुरंत इंस्टेंटली फंड्स तो ट्रांसफर कर ही सकते हो एंड आप किसी मर्चेंट को सामान खरीदने के बदले पेमेंट भी कर सकते हो, क्यूआर कोड स्कैन करके, जो आप देखते हो हर दुकान वाले के ऊपर के पास क्यूआर कोड जो रखे होते हैं। सबसे रेवोल्यूशनरी यहाँ पे ये था कि गवर्नमेंट ने, चाहे रुपए कार्ड हो या आप यूपीआई से किसी को पे कर रहे हो, उस पर 0% एमडीआर चार्जेस रखे। मतलब आप अगर किसी को 1,000 रुपए पे करते हो, तो आप अपने अकाउंट से 1,000 रुपए ही दोगे और सामने वाले को भी 1,000 रुपए ही मिलेंगे। सिमिलरली आप किसी शॉपिंग मॉल गए या किसी छोटी दुकान पर भी गए, आपने क्यूआर कोड स्कैन करके यूपीआई से पे करी, या अगर आपके पास रुपए कार्ड है, आपने वो स्वाइप मशीन पे स्वाइप करके पे किए 1,000 रुपए, तो आप छोटे दुकान हो चाहे बड़ी दुकान हो, जो मर्चेंट है उसको 1,000 रुपए ही बैंक अकाउंट में मिलेंगे। यहाँ पे गवर्नमेंट ने किसी भी ट्रांजेक्शन पे यूपीआई की और रुपए कार्ड की 0% एमडीआर चार्जेस रखे। आप यूपीआई से अपने जितने भी सारे बैंक अकाउंट है वो लिंक कर सकते हो। बैंक अकाउंट नंबर, आईएफसी कोड नंबर, ये सारे कोड आपको याद करने की जरूरत नहीं है। यूपीआई इजी है, सिक्योर है, रिलायबल है एंड 2 से 3 सेकंड में इंस्टेंटली आप फंड्स ट्रांसफर कर सकते हो किसी की भी बैंक अकाउंट में। मर्चेंट को पे भी कर सकते हो एंड 24/7 अवेलेबल भी है। पहले अगर आपके पास कोई कार्ड था और आप उसको स्वैप मशीन से स्वैप करते थे, तो आपको चार्जेस अभी भी देने पड़ रहे थे, एमडीआर चार्जेस। तो एनपीसीआई 2012 में रुपए कार्ड ले आया, जो अगर आपके पास रुपए कार्ड है और आप स्वैप मशीन से स्वैप करके किसी को पे कर रहे हो शॉपिंग के बदले, तो उस पर 0% एमडीआर चार्जेस आपको पे करने हैं। मतलब आपको कोई भी एमडीआर चार्जेस पे नहीं करने, क्योंकि वीजा और मास्टर कार्ड, ये जो दोनों कंपनीज हैं और दूसरी कंपनीज भी, जो ट्रांजेक्शन होती थी मर्चेंट की, उस पर हाई एमडीआर चार्जेस करती थी, जैसे कि मैंने आपको बताया 1 to 3%। इसकी वजह से जो गांव के एरियाज है, रूरल एरियाज हैं,
और जो बॉटम स्ट्रेटा, इंडिया का बॉटम स्ट्रेटा है, उस तक ये कार्ड्स नहीं पहुंच पाए, नहीं फैल पाए इतने, इसलिए बहुत सारे लोग कैश प्रेफर कर रहे थे। इसलिए 2014 में गवर्नमेंट ने प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत सब लोगों के गांव में पहले बैंक अकाउंट खुलवाए और मिनिमम बैलेंस वाले बैंक अकाउंट खुलवाए, फिर उनको रुपए कार्ड यूपीआई से लिंक किया, ताकि जो रूरल एरिया है, जो बॉटम सेट है इंडिया का, वो भी डिजिटल पेमेंट से जुड़ सके। और क्योंकि अब तो रुपए कार्ड पे 0% एमडीएफ चार्जेस है, तो हर कोई इसे एक्सेप्ट करने लगा। जनवरी 2015 में जो नंबर ऑफ बैंक अकाउंट इंडिया में थे, वो अराउंड 125 मिलियन थे। प्रधानमंत्री जन धन योजना की वजह से ये नंबर एक ट्रेमेंडस मार्क भी पार कर गया, और जनवरी 2021 में ये नंबर अराउंड वो 416 मिलियन था। अराउंड 42 करोड़ नंबर ऑफ बैंक अकाउंट्स इंडिया में खुल चुके थे। असली बूस्ट यूपीआई को पेंडेमिक में और जियो के सस्ता चीप डेटा ने दिया। कोविड में जहां पर लोग कैश प्रेफर नहीं कर रहे थे और किसी को कैश देना नहीं चाहते थे, वहां पर लोगों के पास नेक्स्ट ऑप्शन जो अवेलेबल था, वो था यूपीआई, जो इजी था, सिक्योर था और रिलायबल भी था। इसका रिजल्ट आपको नंबर्स में दिखेगा। 2020 के कंपैरिजन में 2021 में यूपीआई की ग्रोथ 81% थी। इतना ही नहीं, 2022 में यूपीआई की नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन जो थी 1 ट्रिलियन का मार्क भी पार कर गई। जिस समय पूरी दुनिया में, इंडिया में एक इंसान सिर्फ 6 डिजिटल ट्रांजेक्शन किया करता था पूरे साल भर में, आज पूरी दुनिया में जितनी भी डिजिटल ट्रांजेक्शन होती है, उसका 40% डिजिटल ट्रांजेक्शन इंडिया में होती है। आपको जानकर हैरानी भी होगी कि इंडिया में आज हर सेकंड 10,000 यूपीआई ट्रांजेक्शन होती है। मतलब जितना टाइम मैंने लाइन बोलने में भी नहीं लिया होगा, उतने में 10,000 यूपीआई ट्रांजेक्शन हो भी चुकी होंगी। कुछ रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग अगर ऐसा ही चलता रहा, तो इंडिया की इंटरनेट इकोनॉमी 2030 से पहले ही $1 ट्रिलियन का मार्क पार कर जाएगी। यूपीआई सिर्फ हमारे लिए यूजफुल नहीं है, बट ये इन्वायरमेंट के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट एंड यूजफुल है। इंडिया हर साल पेपर नोट्स की प्रिंटिंग पर 2.7 लाख करोड़ रुपीस खर्च करता है, जो जीडीपी का 2% है। इस अमाउंट का अगर कुछ पार्ट भी यूपीआई को डेवलप और इसकी जो इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक्नोलॉजी है उसमें लगाया जाए, तो यूपीआई एक नए लेवल तक पहुंच सकता है। ये सब तो पूरी स्टोरी थी कि यूपीआई क्या है, इसकी नीड क्या थी और ये क्यों लाया गया। बट अब बात करते हैं थोड़ी सी कि यूएसए और बाकी नेशंस जो डेवलप नेशन अपने आप को डेवलप मानते हैं, उनको यूपीआई से खतरा क्या है और वो इतना इसे हेट क्यों करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आते हैं यूएसए पर। यूएसए आज से पहले फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी का बादशाह माना जाता था। जब भी हम फाइनेंशियल इनोवेशन, टेक्निकल इनोवेशन, बिजनेस ग्रोथ की बात करते थे, हमारे माइंड में यूएस का नाम आता था। गाइस, यूएसए एक हाईली कैपिटलाइज्ड इकोनॉमी है, जहां पर उसके जो रिसोर्सेज हैं वो सारे प्राइवेट कंपनीज कंट्रोल और रन करती है। जहां की आप इंडिया में देखोगे, इंडिया में गवर्नमेंट कंपनीज भी और प्राइवेट कंपनीज भी दोनों ही एग्जिस्ट करती हैं। यूएसए में बड़े बैंक्स एंड कंपनीज फाइनेंशियल मार्केट में अपनी मोनोपोली रन करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं बात करूं तो कार्ड पेमेंट सिस्टम में दो बड़े जाइंट, वीजा एंड मास्टर कार्ड, अपना दबदबा बहुत लंबे समय से चलाते आ रहे हैं। ये कस्टमर से 1 to 3% हाई ट्रांजेक्शन चार्जेस, जो कि एमडीआर जिसे हम बोलते हैं, चार्ज करते हैं। कोई सुटेबल कॉम्पिटिटर ना होने की वजह से ये कस्टमर से जितना चार्ज हो सके हाई उतना लेते हैं, और मार्केट में अपना दबदबा कायम रखने के लिए ये किसी कॉम्पिटिटर को मार्केट में एंटर भी नहीं करने देते। यूएस गवर्नमेंट भी इन बड़ी बड़ी जाइंट्स और कंपनियों पर कोई प्राइस रेगुलेशन इम्पोज नहीं करती। बट इंडिया में ये इक्वेशन बहुत अलग है। इंडियन गवर्नमेंट ने रुपए कार्ड और यूपीआई ट्रांजैक्शन से होने वाली अमाउंट पर 0% एमडीआर चार्जेस रखे हैं, ताकि ये टेक्नोलॉजी और डिजिटल पेमेंट्स जो हमारा सिस्टम है वो आम लोगों तक भी पहुंच सके। इसी रीजन की वजह से जो यूपीआई है वो गांव में भी फैल रहा है। एंड आप छोटे से छोटे दुकान वाले पे और स्ट्रीट वेंडर पे या कार्ट पुलर पे देखोगे, उस पे क्यूआर कोड आपको मिल ही जाएगा। अब आप सोचोगे कि अगर हर ट्रांजेक्शन पे एमडीआर 0% अगर हम इम्पोज करेंगे, तो फिर बैंक जो ट्रांजेक्शन प्रोसेस करने में खर्चा करती हैं, उन्हें कौन पे करेगा। तो मैं आपको बता दूं, 2021 में इंडियन गवर्नमेंट ने सारे बैंक्स को 1300 करोड़ रुपए पे किए थे उनके लॉस की भरपाई करने के लिए। वीजा और मास्टर कार्ड का इम्पोर्ट तेजी से कम हो रहा है, इसलिए इन्होंने इंडियन गवर्नमेंट से कंप्लेन भी करी कि यूपीआई वजह से अपना बिजनेस नहीं कर पा रहा है। इसको गवर्नमेंट ने कोई रिप्लाई नहीं दिया।
प्रोटेस्ट भी किया जिसके रिस्पॉन्स में आरबीआई ने मास्टर कार्ड को न्यू डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड इशू करने से बैन कर दिया। और रिप्लाई में आरबीआई ने कहा कि मास्टर कार्ड जो इंडियन ट्रांजेक्शन है उसका इंडिया में स्टोर नहीं करता, इसलिए आरबीआई न्यू डेबिट कार्ड से बैन कर रहा है। ये एक ऐसा रूल है हर नेटवर्क कंपनीज को फॉलो करना होता है। यूएसए की सेंट्रल बैंक ने डेवलप किया पैड नाउ बैंक ट्रांसफर का जो इंडिया के आरटीजीएस सिस्टम की तरह है। वैसे ही जीबी ऐप है यूएसए जिससे आप सिर्फ बैंक टू बैंक ट्रांसफर ही कर सकते हो, वो सिर्फ बैंक टू बैंक अलाउ करता है। वैसे अगर आप कोई कार्ड स्वाइप करते हो तो उससे सिर्फ मर्चेंट को ही पे करते हो, तो आपको चार्जेस पे करना पड़ता है। इंटरफेस जिसे आप किसी भी ऐप से एक्सेस कर सकते हो, फोन पे हो, गूगल पे हो, लेकिन कोई भी ऐप छोटा है बड़ा है, उससे आप यूपीआई एक्सेस कर सकते हो। एक छोटा मर्चेंट भी यूपीआई की वजह से बड़े बैंक सर्विसेज को एक्सेस कर सकता है। कंज्यूमर ही बैंक ट्रांसफर कर वैसे पैड नाउ में भी सिर्फ बैंक ट्रांसफर ये एक ऐसा सिस्टम अलाउ करता है जिससे आप किसी मर्चेंट को हो, चाहे कंज्यूमर हो, चाहे कहीं भी आप पैसा ट्रांसफर कर सकते हो। यूपीआई एक ऐसे फील्ड प्रोवाइड करता है जहाँ पे सारे कंज्यूमर सारे बैंक आपस में कम्युनिकेशन कर सकते हैं ट्रांसफर कर सकते हैं एक दूसरे को। वैसे दूसरी तरफ फॉर एग्जांपल ज़ीली कंज्यूमर टू कंज्यूमर ट्रांसफर होता है, वैसे दूसरे बैंक टू बैंक ट्रांसफर। यूपीआई में ऐसा नहीं है। इससे आप जब एक्सेस करोगे तो आपको बैंक की जाने पड़ेगा और ओटीपी फिल करके आपको रिसीवर की डिटेल्स फिल करनी पड़ेगी। तो इसलिए ये इजी टू एक्सेस प्रोसेस नहीं है, और ये थोड़ा अननोइंग है, थोड़ा कॉम्प्लेक्स। बट यूपीआई सिर्फ आपको मोबाइल फोन में सिम कार्ड और रिसीवर की यूपीआई जिससे आप किसी को भी पेमेंट को तुरंत 2-3 में आप ट्रांसफर कर सकते हो किसी बैंक अकाउंट में। उस पर आपको कोई चार्जेस नहीं देगा। पैड नाउ आपको हाई चार्जेस पे करने अगर आप किसी बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करते हो। गवर्नमेंट को सजेस्ट कर दिया यूएसए में भी इंडिया की यूपीआई की तरह ऐसा सिस्टम पेमेंट सिस्टम होना चाहिए जो यूएसए की को डेवलप करे, ना कि हैम्पर करे और कुछ कंपनीज वहाँ पे मोनोपोली रन करे। उसका कंज्यूमर्स को आना पड़े।